मार्केट चैनल में आज हम लेकर के आए हैं वीडियो नंबर 4 टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग इंडिकेटर्स। आज हम दो बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स डिस्कस करने वाले हैं और पिछले जो 3 वीडियोस में हमने इंडिकेटर डिस्कस किए हैं उनका इन दो इंडिकेटर के साथ कैसे इस्तेमाल करें और हमारे लो प्राइस बाइंग और हाई प्राइस सेलिंग के डिसीजन को सक्सेस करके हम कैसे मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके इसकी कोशिश करेंगे। तो आज जो दो इंडिकेटर हम डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन और दूसरा है RVI रिलेटिव विगर इंडेक्स। तो ऑन स्क्रीन जो दिख रहा है वो है मेरा डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास नहीं है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे तो मेरा रिक्वेस्ट है उसे देख ले ताकि ये वीडियो समझने में और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं SBI के चार्ट पे, जिस पे हमने पहले से ही MACD इंडिकेटर लगा के रखा है। तो फिर से बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। स्टडीज़ में जाना है, यहाँ पर MACD टाइप करना है और MACD पे क्लिक करना है। ये आ गया MACD, करेक्ट। अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। अब MACD के सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में इसका फास्ट मूविंग एवरेज पीरियड, इसका है 12 पीरियड, स्लो मूविंग एवरेज पीरियड का है 26 पीरियड और सिग्नल का पीरियड है 9। तो MACD क्या होता है और इसमें क्या क्या कंटेंट होता है ये हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। सबसे पहले तो ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है इसका नाम है MACD लाइन, जो बनती है ये जो 12 दिख रहा है 12 पीरियड माइनस 26 पीरियड मूविंग एवरेज करे तो MACD लाइन का एक पॉइंट बनता है। और ये दूसरी जो रेड लाइन है वो है सिग्नल लाइन, वो बनती है MACD लाइन के 9 पॉइंट्स का एवरेज मिलाए तो एक पॉइंट सिग्नल लाइन का बनता है। तीसरी जो चीज है वो है ये जीरो की बेस लाइन, ये जीरो पे जो बेस लाइन दिख रही है ये सेंटर में से जा रही है, ये है बेस लाइन। और चौथी जो चीज है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब ये जो कैंडल्स जो दिख रही है ग्रीन और रेड कलर में, ये है हिस्टोग्राम। अब हम इससे कैसा इस्तेमाल करेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बेस लाइन के ऊपर ओवर बॉट जोन हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी और इसके नीचे मिलेगी ओवरसोल्ड जोन, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जब भी MACD लाइन ये सिग्नल लाइन मतलब रेड लाइन को नीचे से काटेगी, नीचे से काटेगी बेस लाइन के नीचे, बेस लाइन के नीचे जब काटेगी तब हमें बाइंग करना है, मतलब इस पर बाइंग करना है ये कैंडल पे, करेक्ट। और जब भी ये जो MACD लाइन है ये सिग्नल लाइन को मतलब रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी, मतलब यहाँ पे, वहां पे हमें सेलिंग करनी है, मतलब यहाँ पे बाइंग करनी है इस कैंडल पे और इस कैंडल पे हमें सेलिंग करनी है। मतलब मान लो यहाँ पे प्राइस चल रहा है लगभग, ये सेंटर में लगा थे 493 पे बाइंग की है और 498 पे सेलिंग की है, मतलब 5 रुपीज़ का पर शेयर में आपको प्रॉफिट होता था अगर आप मतलब 1 बजे से लेके तो दूसरे दिन 9:30, मतलब एक दिन के अंतराल में इसको लेके बेचते थे। तो इतना सिंपल है MACD को यूज करना। पर ठहरिए, कभी कभी MACD लाइन जो है वो धोखा दे देती है, मतलब रॉन्ग सिग्नल देती है। जैसे मान लो
बताता हूँ मैं आपको, 1-2 मिनट। देखिए यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आ रहा है, करेक्ट। अब ये लाइन ऊपर नहीं गई है, ये लाइन नीचे के नीचे काट दी है, तो हम यहाँ पे सेलिंग कर देंगे। तो मान लो परचेसिंग हो गई अपनी 499 पे और सेलिंग हो गई 496 पे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ड्रॉबैक को कैसे हम ओवरकम करें, इसे हम स्टडी करेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना दूसरा इंडिकेटर, जिसका नाम है रिलेटिव विगोर इंडेक्स। तो स्टडीज में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे रिलेटिव विगोर इंडेक्स, रिलेटिव विगोर इंडेक्स, क्या है, इसको लगा लेंगे। ये लग गया रिलेटिव विगोर इंडेक्स। कंसेप्ट दोनों का भी सेम है, कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हम सेटिंग को जान लेते हैं इसके। रिलेटिव विगोर इंडेक्स का जो पीरियड है, इसमें भी जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है उसे कहते हैं रिलेटिव विगोर इंडेक्स लाइन, और ये नीचे की लाइन सिग्नल लाइन। तो इसका जो पीरियड है वो 10 है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसे हम कर देते हैं डन। तो कंसेप्ट सेम है, जब नीचे क्रॉस ओवर करेगी तब बाय करना है, और जब बेस लाइन के ऊपर क्रॉस करेंगी तो सेल कर देना है, करेक्ट। पर अभी देखिए यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस पॉइंट पे मैं आपको एरो लगा के बताता हूँ, एरो या दूसरा कोई, चलो बॉक्स लगा के बता देता हूँ। इस पोजीशन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, देखिए, बराबर, करेक्ट। और इस पोजीशन पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इस पोजीशन पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। फिर से इस पोजीशन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, देखिए ये पोजीशन पे, मतलब ये पोजीशन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। और ये पोजीशन पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिलेटिव विगोर इंडेक्स जो है और एमएससीडी इंडिकेटर, इनमें डिफरेंस क्या है कि रिलेटिव विगोर इंडेक्स जो है वो उसका पीरियड कम होने के कारण, उसका पीरियड कितना है, 10 है ना, ये देखिए उसका पीरियड 10 है, यहाँ पे 10 दिख रहा है आपको, ये तो 10 होने के कारण ये छोटे छोटे मूव्स को अच्छे से पकड़ लेता है। देखिए ये छोटे मूव्स है, ये छोटा मूव है, और एमएससीडी ने क्या किया है, ये बड़ा मूव को पकड़ा है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ा है, और रिलेटिव विगोर इंडेक्स ने क्या किया है, छोटे मूव को भी पकड़ लिया है। तो आप समझ रहे हो इस बात को कि छोटे मूव और बड़ा मूव दोनों को भी हम साथ में कैसे पकड़ सकते हैं। तो ये दोनों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम इस लॉन्ग मूव और शॉर्ट मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एमएससीडी था वो हमें फॉल्स रिजल्ट दे रहा था, करेक्ट। देखिए सेम कंडीशन यही बता रहा है, रिलेटिव विगोर इंडेक्स, देखिए यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग आ गया, करेक्ट। यहाँ पे सेलिंग बता रहा है, यहाँ पे भी सेलिंग ही बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक तो कम प्रॉफिट हो रहा है, या फिर लॉस जाने की भी संभावना है, या फिर
सेम वैल्यू पे हमको बिग वाली करनी पड़ेगी, तो उसमें हमारा तो ब्रोकर चार्ज भी निकल जाएगा, तो उतना हमें तो लॉस हो गया होगा। तो ये दो इंडिकेटर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लॉन्ग मूव और लॉन्ग मूव के अंदर के शॉर्ट मूव्स ये आपको समझेंगे। चलिए अब हम चलते हैं बाकी सब इंडिकेटर्स को साथ में लगाकर हम देखेंगे कैसा साथ में 7 इंडिकेटर्स को हम इस्तेमाल करें। ओके, और एक बात जो मैं बताना भूल गया कि ये हिस्टोग्राम का जनरेशन कैसे होता है। हिस्टोग्राम का जनरेशन देखिए, जैसे भी MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता या कम होता है, तो वैसे ही हिस्टोग्राम बनता है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है दोनों लाइन के बीच में, और जो ब्लैक लाइन है मतलब MACD लाइन है वो रेड लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है, तो ट्रेंड बुलिश है, अपवर्ड ट्रेंड है, इसलिए बेस लाइन के ऊपर हिस्टोग्राम बन रहा है। और जैसा भी ये डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे हरे कैंडल्स बढ़ रहे हैं, और जैसे भी ये डिस्टेंस कम हो रहा है वैसे लाल कैंडल कम कम हो रहा है। करेक्ट। और जब भी ये क्रॉस ओवर होगा, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर होने के बाद ये जो कैंडल्स है ये नीचे की तरफ चले जाएंगे, मतलब बेस लाइन के नीचे। और ये जैसे भी अब रेड लाइन ऊपर आ गई है, इसका मतलब ट्रेंड बियरिश है, और बेस लाइन के नीचे हिस्टोग्राम का जनरेशन होगा। जैसे भी ये दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसा इन कैंडल्स का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब हम सारे इंडिकेटर्स, मतलब पहले 3 वीडियोस में हमने 4 इंडिकेटर्स लर्न किए थे, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, RSI। तो इन सब को लगाकर हम एक चार्ट को स्टडी करेंगे, और इस चार्ट से हमें लगभग 90% एक्यूरेसी आएगी कि लो प्राइस बाइंग और हाई प्राइस सेलिंग हो सके, ताकि हम मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कम समय में जनरेट कर सके। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जा रहे हैं हम। MACD लगा के रखा है हमने लोगों ने। दूसरा लगाएंगे रिलेटिव विगोर इंडेक्स, तीसरा लगाएंगे मूविंग एवरेज, फिफ्टी का पीरियड रखना है। चौथा लगाएंगे सुपर ट्रेंड, पांचवा लगाएंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। उसके बाद हम लगाएंगे बॉलिंगर बैंड्स, 6। RSI की हम सेटिंग चेंज करेंगे, जो कि हमारी 60 और 40 की थी। 60
40, इसको हम कर लेते हैं डन। हो गया। अब हम देखेंगे कि इन 6 इंडिकेटर्स को यूज करके कैसे हम लो प्राइस बाइंग और हाई प्राइस सेलिंग के डिसीजन को हम सही कर सकेंगे। हम सब इंडिकेटर लगा चुके हैं। अब हम सभी इंडिकेटर्स को कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो एरिया स्टडी करना है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये एक पार्ट है जिसमें आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, वर्टिकल रेक्टेंगल बॉक्स, और दूसरा रीजन है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बॉक्स। तो वर्टिकल रेक्टेंगल बॉक्स जो है ये बता रहा है हाई वोलेटाइल रीजन, हाई वोलेटाइल रीजन, और ये है लो वोलेटाइल रीजन, इसकी वोलेटिलिटी कम है। तो सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाई वोलेटाइल रीजन बॉलिंगर बैंड कैसे इंडिकेट करता है, बॉलिंगर बैंड की विड्थ पे वो डिपेंड करता है। और सेकंड वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करी थी कि जब भी मूविंग एवरेज रेड सुपर ट्रेंड को बाहर से काट रहा है तो डाउन ट्रेंड अब मार्केट होने वाला है, और जब भी सुपर ट्रेंड को मूविंग एवरेज अंदर से काट रहा है तो उसके 3 कैंडल बाद, 1, 2 और 3 कैंडल बाद डाउन ट्रेंड ख़त्म होने पे है। तो और थर्ड वीडियो में हमने जाना था जब भी RSI इस 40 के नीचे होगा, इस यहाँ पे ये जो 40 की लाइन है इसके नीचे होगा तो ओवरसोल्ड जोन में होगा। तो कौन सा इंडिकेटर कैसा बिहेव करता है जब मार्केट वोलेटाइल होता है और नॉन वोलेटाइल होता है, ये हम अब जानेंगे। सबसे पहले देखिए, अभी मूविंग एवरेज ने सुपर ट्रेंड को काट लिया बाहर से, तो मार्केट अभी डाउन जाने वाला है, एक इंडिकेशन हो गया। मार्केट डाउन चला गया, करेक्ट, मार्केट डाउन चला गया तो देखिए RSI ओवर सोल्ड जोन में आ गया, मतलब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लेकिन अगर आप यहाँ बाय कर लेते थे तो क्या होता था, मार्केट और डाउन चले जाता था, आपका लॉस हो जाता था। तो RSI का जो इंडिकेशन था वो गलत साबित हो गया। पर अभी मूविंग एवरेज ने सुपर ट्रेंड को अंदर से नहीं काटा है, तो ये एक इंडिकेशन मिल गया है कि भाई RSI जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, अभी डाउन ट्रेंड और बाकी है। तो हमारा ध्यान अब शिफ्ट हो जाएगा मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर सुपर ट्रेंड के साथ। अब इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया इस कैंडल पे, उसके बाद 1, 2 और तीसरे कैंडल पे देखेंगे हम। तीसरे कैंडल पे जो है इसके बाद भी नीचे गया है मार्केट, तो आप यहाँ पे भी बाय कर लेते थे तो आपका नुकसान हो जाता था। तो अब इसको कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ पे बाय नहीं किया जाए। तो आप देखिए MACD में हमने लर्न किया था कि भाई जब भी गैप ज़्यादा रहेगा, जब भी MACD की लाइन सिग्नल लाइन से नीचे रहेंगी और गैप ज़्यादा रहेगा, तो अभी संभावना है कि और नीचे जा सके। तो हमें वेट एंड वॉच करना है जब भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो इसके बाद और डाउन गया, और डाउन गया, और डाउन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रैली ख़त्म होती है। तो अब हम कैसे प्रेडिक्शन करें कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। यहाँ पे कैसा बाय करेंगे, यहाँ पे बनी है हैमर कैंडल क्या होती है हम ये पिक्चर में देखेंगे। देखिए जब भी ये स्टिक ये कैंडल को थोड़ा सा ऊपर तक जा रही है क्रॉस करके,
तो इसे कहते हैं हैमर कैंडल। दोनों तरफ, या चाहे वो ग्रीन हो या चाहे वो रेड हो, करेक्ट। और दूसरे टाइप के हैमर कैंडल ये होती है, ये जो हैमर कैंडल है इसमें स्टिक सिर्फ नीचे है और कैंडल ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन जब मार्केट में बॉटम पे होती है तो इसका इंडिकेशन होता है कि ये मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है और हमें मिलती है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा इंडिकेशन जो मिल रहा है हमें बाइंग का, वो है इस MACD का नीचे न जाते हुए फ्लैट होना। यहाँ से ये फ्लैट हो गई, करवट ले लिए इसने, और उसी के साथ यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ है रिलेटिव विगोर इंडेक्स में, और RSI तो वैसे भी नीचे है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो हमने यहाँ बाय कर देना है। और जब भी इस तरह की हमें रैली, डायरेक्ट डाउन साइड रैली दिख जाएगी, उसके बाद जो अपवर्ड ट्रेंड में हमें टारगेट लगाना है, वो सबसे पहला टारगेट है ये सुपर ट्रेंड की लाल लाइन। आप बहुत सारे चार्ट में देख लेना कि ऐसा एकदम से डाउन ट्रेंड आने के बाद ये सुपर ट्रेंड की जो लाल लाइन है, यही उसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनती है। और यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर जाना है तो ऊपर जा सकता है, नीचे जाना है तो नीचे जा सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा। अगर इसके भी और ऊपर जाता है तो सेकंड टारगेट ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, ये रहेगी। या फिर ये जो बड़ी कैंडल्स है दो, इसमें की एक कैंडल छोड़ के इसके ऊपर की ये उसका टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट। ये वाला मैं लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये टारगेट रहेगा सेकंड। तो देखिए यहाँ पे भी उसने फिर से यहाँ पे 2 बार उसने रेजिस्टेंस दिखाया। तो ये है डाउनवर्ड रैली का। में हम इन इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा डाउनवर्ड रैली में या वोलाटाइल जब भी मार्केट है, तब हमारा ध्यान मेनली MACD पे और RSI पे और सुपर ट्रेंड पे होना चाहिए। अब सेकंड थिंग हम क्या जानेंगे कि जब अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बॉलिंगर बैंड की विड्थ कम हो गई है, तो जैसे जैसे मार्केट आगे जाता है और जैसे जैसे आपकी चार्ट को देखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको समझ जाएगा कि मार्केट अब वोलाटाइल एरिया से नॉन वोलाटाइल एरिया में जा रहा है। तो नॉन वोलाटाइल एरिया में हमें फोकस कौन कौन से इंडिकेटर पे करना है। सबसे पहला इंडिकेटर तो है रिलेटिव विगोर इंडेक्स, और दूसरा है RSI। तो आपको वैसे तो इन एरिया में ट्रेड नहीं करना चाहिए, पर कुछ कुछ लोग शौकीन होते हैं कि वो छोटे एरिया में भी ट्रेड लेते हैं, रिस्क लेते हैं, या कुछ कुछ लोग बहुत परफेक्ट भी होते हैं, तो वो छोटे छोटे भी ट्रेड्स ले लेते हैं। तो इन इन नॉन वोलेटाइल एरिया में हमें हमारा जो ख्याल है वो इन 2 इंडिकेटर्स पे डालना है, वो है रिलेटिव विगोर इंडेक्स और RSI। तो मार्केट जितना जितना वोलेटिलिटी कम होती जाएगी, उतना उतना RSI का और रिलेटिव विगोर इंडेक्स की एक्यूरेसी उतनी कम होगी। पर जब मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है तो ये अच्छे रिजल्ट्स बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है बाइंग सिग्नल, और यहाँ पे बता रहा है सेलिंग सिग्नल। तो मान लो, तो ये दे रहा है हमें प्रॉफिटेबल इंडिकेशन। कौन? ये RVI, सॉरी, रिलेटिव विगोर इंडेक्स। ये हमें क्या दे रहा है? प्रॉफिटेबल इंडिकेशन दे रहा है। या फिर आप यहाँ पे भी उसको बेच सकते हो, पर उसमें प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अब हम दूसरा देखेंगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है वो, यहाँ पे बाइंग सिग्नल बता रहा है इस कैंडल पे, और इस कैंडल पे सेलिंग सिग्नल बता रहा है। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल है,
लेकिन इसमें लॉस भी नहीं है, पर आपका लॉस आपके ब्रोकरेज में चले जाएगा। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमने ये जो बाइंग करी है, ये बाइंग ये बेस लाइन के पास करी है, और हमारा रूल क्या था कि भाई बेस लाइन के नीचे हम क्रॉस ओवर पे बाइंग करेंगे और बेस लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर पे हम सेलिंग करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस रूल को। मान लो आपने यहाँ पे बाइंग करी और यहाँ पे सेलिंग करी, तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है। आपने यहाँ पे बाइंग करी, आपने यहाँ पे बाइंग करी और यहाँ पे सेलिंग करी, तो अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है। पर ये इतने एरिया में कहाँ से, यहाँ से लेके, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ तक का एरिया, इसको हम कलर दूसरा दे देंगे। इसको हम दे देंगे दूसरा कलर, येलो कलर। तो इस एरिया में MACD देखो, MACD कैसे इंडिकेशन दे रहा है? पुअर इंडिकेशन दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है MACD पे। पर रिलेटिव विगोर इंडेक्स देखिए कितने क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। तो जितना भी वोलाटाइल मार्केट होगा उतना अच्छा रिजल्ट MACD देगा, और RSI के साथ कॉम्बिनेशन करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और उसके साथ RVI की भी हेल्प लोगे वोलाटाइल एरिया में तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और नॉन वोलाटाइल एरिया में MACD एक तो फॉल्स रिजल्ट देगा या फिर नॉन प्रॉफिटेबल इंडिकेशंस देगा, या फिर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा अगर आप नॉन वोलाटाइल एरिया में MACD इस्तेमाल करते हो तो। और नॉन वोलाटाइल एरिया में अच्छे रिजल्ट्स कौन देगा? रिलेटिव विगोर इंडेक्स प्लस RSI। अकेले रिलेटिव विगोर इंडेक्स को यूज नहीं करना है, यूज दोनों को करना है, रिलेटिव विगोर इंडेक्स और RVI को। तो नॉन वोलाटाइल एरिया में वैसे तो ट्रेड लेते नहीं हैं, अगर आप ले लेते हो तो इन दोनों इंडिकेटर्स का ज़रूर इस्तेमाल करो। और बॉलिंगर बैंड लगाना है क्योंकि वो हमें ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन का बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देते हैं। करेक्ट। अब चलिए हम ये जो बॉक्स है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए जब ये वोलेटिलिटी यहाँ पे कम होके फिर से बढ़ गई, यहाँ पे फिर से वोलेटिलिटी बढ़ गई, तो देखिए फिर से MACD अच्छे रिजल्ट दिखाने लग गया। मतलब MACD सिग्नल लाइन से दूर, MACD लाइन सिग्नल लाइन से दूर हो गई। और दूसरी बात क्या है कि हमने यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल गया था, किसके तरफ से? रिलेटिव विगोर इंडेक्स के तरफ से। मगर यहाँ पे MACD तो नहीं बता रहा था सेल करने का। तो जैसे भी वोलेटिलिटी बढ़ गई तो हमारा ध्यान फिर से कहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए? MACD पर। करेक्ट। और अगर आप मान लो यहाँ पे सेल भी कर देते हो यहाँ पे, फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे क्यों सेल नहीं करना है और क्यों हमने पहले सेल कर दिया था? पहले तो हमने इसलिए सेल कर दिया था क्योंकि रिलेटिव विगोर इंडेक्स ये नीचे काटा था बेस लाइन के नीचे, और यहाँ पे बेस लाइन के ऊपर उसने काटा है, तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया वो उस हिसाब से। पर हमें ये देखना है कि ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स अगर सुपर ट्रेंड के पास बन रही है तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये सुपर ट्रेंड को काट भी सकती है जल्दी से।
तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करके फिर बाद में सेल करना चाहिए। और दूसरा सिग्नल हमें क्या मिल रहा था कि भाई MACD जो है, MACD ने भी सिग्नल लाइन से, MACD लाइन सिग्नल लाइन से भी दूर चली गई है एज कम्पेयर टू दिस पोजिशन। तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करके, जैसा कि हमने यहाँ पे बाय कर लिया था इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे भी बाय कर लिया मान लो, या इस पॉइंट पे बाय कर लिया मान लो, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए सेलिंग के लिए, करेक्ट। क्योंकि ये जो कैंडल्स है ये आ गई है किसके पास में, सुपर ट्रेंड के पास में। मतलब संभावना क्या है कि ये कैंडल सुपर ट्रेंड को काट देंगी, और सुपर ट्रेंड ने भी काट दिया। और दूसरा क्या हुआ है कि हमने मूविंग एवरेज के टाइम पे लर्न किया था कि हरे लाइन ने मूविंग एवरेज को काट दिया। यहाँ से ये बॉक्स को निकाल देते हैं हम, तो आपको समझ आएगा। देखिए इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को काट दिया है, तो और ये कैंडल्स किसके पास आई है, सुपर ट्रेंड के पास। और मूविंग एवरेज का झुकाव कैंडल्स के नीचे के तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ से जो स्लोप ऐसा डाउन साइड जा रहा है, तो जब भी मूविंग एवरेज कैंडल्स के नीचे के साइड में स्लोप आता है और कैंडल्स ऊपर जाती है, तो मार्केट अप ट्रेंड जाने वाला है, ये इंडिकेशन होता है। तो हमें इसलिए यहाँ पे बेचना नहीं है, यहाँ पे होल्ड करके रखना है और यहाँ की MACD को ऑब्जर्व करना है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो वोलेटिलिटी बढ़ गई। अगर मान लो यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन आता था तो हमारा ध्यान रिलेटिव विगोर इंडेक्स पे जाना चाहिए था। तो इस प्रकार हम इन सब इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर एक दूसरों की कमी और इनकी स्ट्रेंथ को जानकर इनको कहाँ इस्तेमाल करना है, अगर ये सीख लेंगे, अगर चार्ट को हम बार बार देख के ये सीख लेंगे, तो हम शेयर मार्केट में आप सोच नहीं सकते हो इतना पैसा कमा सकते हैं। इसलिए जानते हैं कुछ और ऐसे इंडिकेशंस जो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखिए अभी इसको जूम कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए अभी ये जो मूविंग एवरेज है ये सुपर ट्रेंड को काट रही है, यहाँ तक काट लिया उसने। इसके थर्ड कैंडल पे 1 2 और 3, थर्ड कैंडल पे लो पॉइंट आ गया हमारे कंसेप्ट के हिसाब से। तो RSI बता रहा है यस बाय कर लेना चाहिए, पर डाउन पॉइंट पे बाय किया तो अच्छा। पर MACD नहीं बता रहा इसलिए बाय नहीं करना है, RSI नहीं बता रहा इसलिए भी बाय नहीं करना, क्योंकि देखिए RSI भी काफ़ी डिस्टेंस है सिग्नल लाइन और RVI के लाइन के बीच में, RVI लाइन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। तो अब इसके नेक्स्ट कैंडल पे देखिए RSI ने करवट ले ली है, यहाँ से इस कैंडल पे करवट ले ली है, करेक्ट। और दूसरा इंडिकेशन क्या है कि RVI का जो है, RVI का ये डिस्टेंस और कम हो गया है, और उसके नेक्स्ट कैंडल पे RVI ने क्रॉस ओवर भी कर दिया है। और ये जो MACD का साइन है, MACD का सिग्नल लाइन और MACD लाइन है, उसका भी टिप पॉइंट आ गया है। तो इस पॉइंट पे हम बाय कर सकते हैं, या फिर इसके अगले पॉइंट पे भी आप बाय कर सकते हो, या से भी आपको लॉन्ग वर्ड रैली मिल जाएगी। ये एक पॉइंट था, करेक्ट। अब हम सेकंड और कंडीशन देख लेते हैं जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। ये कंडीशन तो हमने देख ली है, करेक्ट। इसके आगे और कंडीशन देखते हैं हम लोग। ये कंडीशन में
जो MACD है उसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस काफ़ी हाई है, पर यहाँ पे रिलेटिव विगोर इंडेक्स ने क्रॉस किया है और RSI का लो टिप पॉइंट है। तो हमें इस कैंडल पे बाय नहीं करना है, वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल, इसका डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है। किसका? MACD और सिग्नल लाइन का ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है, तो हमें इस कैंडल पे बाय कर लेना है। और देखिए मार्कवर्ड अपवर्ड रैली में चलेगा, करेक्ट। अभी और सिचुएशन देखते हैं। देखिए ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, सबसे पहला सिग्नल दे रहा है रिलेटिव विगोर इंडेक्स, करेक्ट। ये है रिलेटिव विगोर इंडेक्स का पहला सिग्नल। फिर रिलेटिव विगोर इंडेक्स जब क्रॉस ओवर कर रहा है, RBI लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, तब MACD लाइन करवट बदल रही है, करेक्ट। और RSI की भी करवट बदल रही है इसके क्रॉस ओवर पे। तो अगर आप इस हरी कंडल के इस लाइन पे, इस पॉइंट पे बाय कर लेते हो, या फिर इस पॉइंट पे भी बाय कर लेते हो, तो क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट में ये ऊपर जाके, नीचे जाके, ऊपर जाके, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर लेते हो और यहाँ पे भी सेल कर लेते हो, मतलब कितने पॉइंट का बेनिफिट मिल गया आपको? 25,959 माइनस 25,195, 26,195, 959, मतलब आपको लगभग 150 पॉइंट का बेनिफिट मिल गया है। तो एक कैंडल में 150 पॉइंट का बेनिफिट भी मिल सकता है आपको, अगर आप एक कैंडल पे भी ट्रेड करते हैं तो ये बेनिफिट होता है तीनों इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करने का। चलिए और एक कंडीशन देख लेते हैं। ये कंडीशन है जहाँ पे दोनों भी लाइन साथ में क्रॉस ओवर कर रही है, MACD की और रिलेटिव विगोर इंडेक्स की। ऐसी कंडीशन आपको जहाँ भी दिख जाए वहाँ पे तुरंत बाय कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट 101% अभी जाने वाला है। मैंने ये बहुत सारे लाइव चार्ट्स में बनते हुए देखा है कि जब भी दोनों एक साथ क्रॉस ओवर कर रहे हैं, एक साथ में क्रॉस ओवर कर रहे हैं, तो 101% वो मार्केट ऊपर ही जाएगा, या फिर अगर ऊपर के साइड में क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो मार्केट 101% बहुत जल्दी नीचे जाएगा, बहुत फास्टली नीचे जाएगा। तो ये एक कंडीशन है। देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि दोनों भी MACD भी और RBI भी, रिलेटिव विगोर इंडेक्स भी, दोनों क्रॉस ओवर कर रहे हैं। हालांकि RSI इंडिकेट नहीं कर रहा है, परंतु ये दोनों
क्रॉस ओवर कर रहा है तो तुरंत वहाँ पे आप बाय कर लीजिएगा, आपको अपवर्ड रैली मिल जाएगी। या फिर ऊपर के साइड में ओवरबॉट जोन में अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती तो डाउनवर्ड रैली आ जाएगी, तो उस टाइम पे हमने तुरंत ही सेल कर देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने आपको, जिससे आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये और एक कंडीशन है, देखिए, जिसमें सबसे पहले इंडिकेशन आ रहा है RSI का, सेकंड इंडिकेशन आ रहा है रिलेटिव विगोर इंडेक्स का, सेकंड इंडिकेशन आ रहा है MACD का, और थर्ड इंडिकेशन आ रहा है रिलेटिव विगोर इंडेक्स का। तो इसमें भी देखिए रिलेटिव विगोर इंडेक्स पहले क्रॉस कर रहा है, फिर MACD क्रॉस कर रहा है, तो आप इस पॉइंट पे भी बाय कर लेते हैं 2-3 कंफर्मेशन का, तो भी आपको बेनिफिट है। और जैसे कि मार्केट वोलाटाइल दिख रहा है यहाँ पे, तो आप सुनेंगे ज़्यादा MACD की, तो आप इस पॉइंट पे भी बाय कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब रिलेटिव विगोर इंडेक्स क्रॉस कर रहा है, देखिए जब रिलेटिव विगोर इंडेक्स क्रॉस कर रहा है तब MACD लाइन सिग्नल लाइन के करीब आ रही है। देखिए यहाँ पे जब ये क्रॉस कर रहा है तब ये यहाँ की लाइन जो है MACD की लाइन यहाँ की ये पास में आ गई है, तो इसका मतलब MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करने वाली है, तो आप रीडर होके आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जब भी आपको दिख जाए या आपकी आंखें जब ट्रेन हो जाए ऐसे कंडीशंस में, तो आप तुरंत ही बाय कर लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ से फिर से आपको दिख रहा है कि क्रॉस ओवर सेम टाइम पे हुआ है, तो उस समय आपने बाय कर लेना है और आपको अपवर्ड रैली मिल जाएगी। आप ऐसे बहुत सारे चार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। साथ में आपको देखना है कि सुपर ट्रेंड और MA का रिलेशन क्रॉस ओवर, तो ये जब 6-7 इंडिकेटर जब आप साथ में इस्तेमाल करोगे तो आपको बेनिफिट होने की संभावना बढ़ जाएगी, लॉस होने की संभावना कम होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने काफ़ी समय दिया, काफ़ी पेशेंस से सुना। अगर आपको कुछ डाउट है, क्लियर करना है कोई डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको क्या डाउट है, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मन में और कोई विचार आ रहा है तो वो भी आप शेयर कीजिए। आपके मन में और कुछ कोई वीडियो बनाने की आप हमसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।